हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। गुड आफ्टरनून यार। गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि मैं दिन में वीडियो बना रहा हूँ, है ना। आप जब देखोगे आपके लिए वो सब ठीक है। तो क्या करते हैं हम, क्लास शुरू करते हैं, है ना। तो क्या हम पढ़ा रहे थे कल, वो देखते हैं। ठीक, तो अगर आप लोग को याद हो जो कल का हमारा टॉपिक था, वो टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था हार्मोन। हमने ये देखा था कि हार्मोन क्या होते हैं, ठीक है। यानी हमने आपको हार्मोन के बारे में बताया था। हमने सबसे पहले बताया था कि हार्मोन होता क्या है, जिसमें हमने कहा था कि हार्मोन एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट और सिंथेसाइज किए जाते हैं। और दूसरी बात, आपका ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये एक प्रकार के मैसेंजर्स होते हैं जो मैसेज को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये चीज मैंने कल आपको डिस्कस करके बता दी थी। और उसके अलावा दूसरी डेफिनेशन भी मैंने हार्मोन की बताई थी, और हार्मोन का कैसे हार्मोन को मैसेज क्यों कहा है उसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था। एंड देन उसके बाद मैंने आपके साथ जो टॉपिक डील किया था वो टॉपिक था आपका डिस्कवरी कैसे हुआ। स्टारलिंग और आपका बेलिश है, उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था और पता चला था हार्मोन नाम की चीज होती है जो ब्लड के थ्रू क्या कहते हैं आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसफर उसको किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद कल का जो टॉपिक में डील कर रहा था उसमें मैंने आपको हार्मोन की केमिकल नेचर के बारे में बात किया था, ठीक है। हमने केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन को डील किया था। अगर आप लोगों को ये टॉपिक याद है तो लास्ट में जो हमने डील कर दिया था, तो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन में हमने क्या देखा था। हमने ये देखा था कि केमिकली अगर बात करें हार्मोन कि नॉर्मली 3 तरह के होते हैं, होने को उससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन आपके पर्पज के हिसाब से जो हम पढ़ा रहे हैं वो 3 तरह के, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको प्रोटीन हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन के बारे में बात किया था। दूसरा जो मैंने आपको डिस्कस करके बताया था वो हमने स्टीरॉइड हार्मोन कहा था। हमने कहा था दूसरी कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो हार्मोन की हमने आपको कहा था वो अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स होते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था, ओके। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लासेस भी बता दी थी, कुछ हार्मोन के नाम या ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स बता दिए थे जो इस नेचर के होते हैं, इस प्रकृति के होते हैं, ओके। एक बात यहाँ पर याद रखने वाली है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। देखिए, प्रोटीन जो है वो साइज में बहुत बड़ा होता है ना। तो प्रोटीन जो है ना, ध्यान से समझिए, प्रोटीन जो है वाटर सॉल्युबल नेचर का होता है, ठीक है। ये काम आएगा आपको, वाटर यानी कि H2 में सॉल्युबल होता है प्रोटीन। ये भी जब हार्मोन एक्शन पढ़ाऊंगा मैं अगला टॉपिक, वहां पे बहुत काम आएगा, इसलिए याद रखिए। वाटर सॉल्युबल का मतलब हुआ हाइड्रोफिलिक नेचर का, ठीक है। आपका किस नेचर का होता है ये, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ये कहानी याद रखोगे तो आगे समझ आने में आसानी होगी। और स्टेरॉइड्स जो होते हैं ना, स्टेरॉइड वो आपका हाइड्रोफिलिक नहीं होते। वो कैसे होते हैं, क्योंकि वो लिपिड नेचर के हैं तो वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिक नेचर उनका होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक नेचर होता है और लिपिड सॉल्युबल होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर होगा लेकिन लिपिड में सॉल्युबल ये होते हैं, लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है इन 2 हार्मोन्स के लिए, स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए और प्रोटीन नेचर के हार्मोन के लिए, ठीक है। जो कल हमने डिस्कस की थी, इतनी बात आपको आनी चाहिए, ठीक। देख, अब अगला हम आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अगर उसको डिस्कस मैं आपके साथ करूं तो वो क्या है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस या फिजियोलॉजिकल रोल क्या है हार्मोन्स की। हार्मोन क्या करते हैं अपनी बॉडी में जा करके, हमें वो चीजें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो टॉपिक जो है हार्मोन में वो है इस जो हमें पढ़ना है फिजियोलॉजिकल
फिजियोलॉजिकल रोल, या आप नॉर्मली ये भी कह सकते हो फंक्शंस, हार्मोन के फंक्शन भी कह सकते हो, या हम नॉर्मली फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जरा हमने देखा था कि बायोकेमिकल मैसेंजर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वाया ब्लड मैसेज कैरी करते हैं। लेकिन बेटा जब ये हार्मोन्स जो है एक ग्लैंड से एक सेल तक जाते हैं, देखो ग्लैंड से जहां पर वो एक्शन करते हैं, मैंने बताया था उसको टारगेट साइट कहते हैं। जब उस एक जगह से जहां पर वो सिंथेसाइज हो रहे हैं वहां से टारगेट साइट पर जाते हैं, तो वहां पर वो किस तरह का रोल उनका होता है, मतलब क्या करवाते हैं। ठीक है, यही रोल है फिजियोलॉजिकल रोल, मतलब बॉडी में क्या फंक्शन वो करवा रहे हैं, वो सारे फंक्शन जानने आपको जरूरी हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपका फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फिजियोलॉजिकल रोल अगर मैं आपको यहाँ पर आपका एक्सप्लेन करूं, तो फर्स्ट रोल फिजियोलॉजिकल रोल हार्मोन का क्या है। कोई हार्मोन, ध्यान से समझना, कोई हार्मोन जब एक ग्लैंड से निकलता है क्या कर सकता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, हमारे पास कोई हार्मोन था, ठीक है ना, आपका मैं ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हमारे पास क्या था, कोई हार्मोन था। ठीक है, और ये हार्मोन किसी एक ग्लैंड के अंदर बना, ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड में इसका सिंथेसिस हुआ। इस ग्लैंड से निकलने के बाद ये हार्मोन में पहला रोल बताओ, ऐसे बहुत सारे रोल है, क्या कर सकता है ये, क्या कर सकता है ये, किसी दूसरी ग्लैंड को, ये खुद ग्लैंड से निकला, किसी दूसरी ग्लैंड को आपका जो बॉडी में है उस ग्लैंड को इसके द्वारा, ये जो ग्लैंड है देखो, ये ग्लैंड में ये हार्मोन बना, ये हार्मोन किसी दूसरे ग्लैंड में सिंथेसाइज होने वाले हार्मोन की सिंथेसिस और उसके सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर सकता है। ठीक है, आपका इस ग्लैंड में बनने वाले हार्मोन के सिंथेसिस को, उस हार्मोन को सिंथेसाइज करवाने के लिए, इस हार्मोन को सिंथेसाइज करवाने के लिए, आपका यह सिंथेसिस उसका करने के लिए और सीक्रेट करने के लिए क्या कर सकता है, ये स्टिमुलेट कर सकता है। या मैं ये कहूँ सिंपल भाषा में, कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन किसी दूसरे ग्लैंड में एक्शन करके, दूसरे ग्लैंड को एक्टिवेट करके, उस ग्लैंड को उसके द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेट जो है वो कर सकता है। ये इसका बेसिकली क्या होता है, आपका इफेक्ट होता है। इसका मैं एक एग्जांपल से आपको एक बात समझाता हूँ। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक ग्लैंड हमारे आपका बॉडी में होती है जिसको बोलते हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। माना ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं इस वाले कहानी को इससे समझा। अब आपकी बॉडी में एक दूसरी ग्लैंड और प्रेजेंट है, जिस ग्लैंड को मैं आपका यहाँ पे कह रहा हूँ थायराइड ग्लैंड। ठीक है बेटा, बटरफ्लाई शेप्ड एक ग्लैंड और होती है हमारी बॉडी में, थायराइड। और बहुत अच्छी से अगर आप लोग जानते हैं तो थायराइड जो ग्लैंड होती है, जैसे ये माना आपका इसकी सेल्स हैं, तो यह थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन जो निकलता है T3 या T4 हार्मोन, थायरोक्सिन T4 हार्मोन निकलता है। और ये T4 हार्मोन जा करके फिर बॉडी में डिफरेंट टाइप के, बॉडी की जो डिफरेंट सेल्स होती हैं उन सेल्स में जा करके, जैसे ये बॉडी की कोई सेल है, इन सेल्स में जा करके डिफरेंट फंक्शंस जो है वो करता है। ठीक है, अलग अलग फंक्शन क्या करता है वो जब हम हार्मोन पढ़ेंगे थायराइड तब बताएंगे। तो फिलहाल ये T3 और T4 हार्मोन जो है बच्चे, ये सेल में जाके एक्शन कर रहा है। लेकिन इस आपका इस ग्लैंड को, जैसे कि आपका कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को, आपका थायराइड ग्लैंड को कौन कह रहा है कि T3 और T4 को सिंथेसाइज करो और सीक्रेट करो। तो इसके लिए क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उस पिट्यूटरी ग्लैंड में स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एक पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं जिसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर के
कहाँ एक्ट करता है, ये एक्ट करता है इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और इस ग्लैंड को एक्टिवेट या इस ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है ताकि ये ग्लैंड क्या कर सके, ये ग्लैंड इसके द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन को सिंथेसाइज भी कर सके और सीक्रेट भी कर सके। ठीक है, तो ये वाला एक्शन जो पहला है वो मैं आपको समझाया इस एग्जांपल की हेल्प से, जहां पर मैं आप ये इस बात समझा रहा हूं कि हार्मोन का पहला रोल मैं आपने समझाया, जहां पर एक पर्टिकुलर ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन किसी दूसरे ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की सिंथेसिस और सीक्रिएशन को स्टिमुलेट कर सकता है, ऐसे भी हार्मोन करते हैं। ठीक है, तो ये पहला रोल हो गया जो आपको समझ आना चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो पहला रोल, फिजियोलॉजिकल रोल, मैंने आपको ये समझाया कि हार्मोन क्या करता है बॉडी में। एक तो ये काम करता है, ठीक है, एक तो ये उसका रोल है। अदर रोल बेसिकली आपका क्या होता है? दूसरा रोल, अगर मैं बॉडी में हार्मोन की बात करूं, हार्मोन का दूसरा फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, तो हार्मोन जो है आपका, जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, आपका हार्मोन जो है, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है, उस मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म समझते होंगे आप, बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जैसे मेटाबॉलिज्म में दो चीजें हम डील करते हैं, एक हम डील करते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है ना, चाहे वो कोई एनाबॉलिक प्रोसेस हो, या फिर हम डील करते हैं क्या आपका कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म हो या फिर कैटाबॉलिज्म हो, दोनों की दोनों प्रोसेसेस को अफेक्ट कर सकता है कौन, आपका बॉडी में जो रिलीज होने वाले हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी सेल्स के अंदर डिफरेंट एनाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही होती है। एनाबॉलिक प्रोसेसेस कहने का मतलब जहां पर किसी चीज को सिंथेसाइज किया जा रहा होता है, सिंथेसिस किया जा रहा होता है किसी चीज को, उसको एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं प्रोटीन का सिंथेसिस करना। दूसरी तरफ कैटाबॉलिज्म की बात करें, जहां पर चीजों को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, उस प्रोसेस को कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ऐसा हमारी बॉडी में रेगुलरली चलता है, ऐसा नहीं होगा तो बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको कंबाइनली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस मेटाबॉलिज्म को एक प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हमारी बॉडी में आपका हार्मोन्स होते हैं कुछ, जैसे थायराइड हार्मोन होता है ना, थायराइड T3 T4 अगर आपने सुना है, T4 हार्मोन या T3 हार्मोन, थायराइड से निकलने वाले हार्मोन, ये बॉडी की सेल्स के अंदर जाकर के उसकी मेटाबॉलिज्म को आपका करवाते हैं, आइदर एनाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिज्म। तो ये एक दूसरा फिजियोलॉजिकल रोल होता है किसका, आपका हार्मोन्स का, कि क्या ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये कहानियां समझ आते रहेंगी। फिलहाल आपको ये यहीं पर समझनी है कि बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर चलने वाली मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं, आइदर एनाबॉलिक प्रोसेसेस या सेल के अंदर होने वाली कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस को अफेक्ट करने का मतलब आपका करवा सकते हैं। इनको रोक भी सकता है कोई हार्मोन, इनहिबिटरी नेचर का हो सकता है जो इस प्रोसेस को, मेटाबॉलिज्म को रोके, या फिर स्टिमुलेट करवा सकता है, इस प्रोसेस को इनहांस करवा सकता है आपका, जिसको हम बेसिकली आपका बोलेंगे रेगुलेट करवाना या अब प्रोसेस को इनहेंस करवाना। तो दोनों काम हार्मोन बॉडी में करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई हार्मोन की, या फिजियोलॉजिकल रोल में हार्मोन की, कि हार्मोन्स जो हैं बॉडी में होने वाली डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करते हैं, आपका अफेक्ट करते हैं। उसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने का मतलब है आइदर उनको एक्टिवेट करना या उनको इनहिबिट कर देना। ठीक है, ये बात दूसरा है। तीसरी बात अगर मैं आपसे बोलूं तो वो है स्पेसिफिकली की कहते हैं आपका तीसरा रोल, अगर मैं आपको समझाऊं, वो है हमारा बॉडी में मसल से रिलेटेड फंक्शंस। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी से जानते हैं कि आपका हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी बॉडी में मसल्स होती हैं। मसल्स आपका एक प्रकार के एक्साइटेबल टिश्यूज होते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में आपका बॉडी का एक पर्टिकुलर पोस्चर होता है ना, एक पर्टिकुलर पोस्चर बॉडी का बना रहता है, जिसकी वजह से हम
मूवमेंट करते हैं, बहुत सारे फंक्शन करते हैं, तो उसके लिए हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं। और मसल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, और मसल रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, ये मसल जब पढ़ेंगे हम मसल फिजियोलॉजी, वहां पे ये मैं चीजें बताऊंगा आप लोगों को कि क्या है इसका मतलब। मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, मसल्स का रिलैक्स होना, जैसे ये है ना, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेशन, आपका मतलब बॉडी मूवमेंट अगर करना है, बॉडी का कोई पार्ट को मूव करवाना है, जैसे मेरे हाथ हिल रहे हैं या मैं बोल रहा हूं, तो इस पूरी प्रोसेस में मसल आपका काम कर रही है, और वहां पर दो प्रोसेसेस चल रही, मसल कॉन्ट्रैक्शन होना, मसल रिलैक्सेशन होना। मसल्स के अंदर ना कुछ मसल फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर्स बेसिकली आपका लगातार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड, जिसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कहते हैं, वो करते रहते हैं, उसी की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। तो बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन या मसल रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत जगहों पर आपका बॉडी के हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल से इसको मैं समझाता हूँ। जैसे कि पार्टुरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है ना, आप लोगों ने अगर सुना है आपका पार्टुरेशन की प्रोसेस, बेसिकली पार्टुरेशन होता है जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, उस प्रोसेस को पार्टुरेशन कहते हैं। पार्टुरेशन के दौरान क्या होता है, जो फीमेल का यूटेरस होता है, यूटेरस तो आप लोग आई होप जानते होंगे, है ना, फीमेल का जो क्या होता है, आपका यूटेरस होता है, ये यूटेरस की जो वॉल होती है ना, ये यूटेरस की जो वॉल होती है, ये एक मस्कुलर वॉल होती है, मसल्स से बनी हुई वॉल होती है, और इसके अंदर तब क्या होता है, आपका फीटस होता है। फीटस बोले तो बच्चा होता है ना, जिस बच्चे को जन्म लेना है पार्टुरेशन के दौरान, है इस तरीके से। तो उस टाइम पे क्या होता है बच्चों, जब ये आपका मसल्स क्या होती है, यहाँ पे मसल होती है, वो मसल आपका यूटेरस की इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, जिस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपका बेबी यहाँ प्रेजेंट होता है ना, आपका किसमें, यहाँ क्या कहते हैं, आपका यूटेरस में, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से थ्रू द विजाइना, सर्विक्स और विजाइना से होते हुए कहाँ आ जाता है, आपका बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसको पार्टुरेशन की प्रोसेस कहते हैं। और इस पार्टुरेशन में जो मसल्स आपका लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारी बॉडी में पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन होता है जो निकलता है, जिस हार्मोन को हम बेसिकली आपका ऑक्सीटोसिन कहते हैं। आपने सुना होगा इसका नाम, कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेसिकली आपका हमारी बॉडी में रिलीज होता है ना। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर करवा रहा होता है। या फिर बोलो कि बच्चे में जब मिल्क फीडिंग होती है उस दौरान भी आपका क्या करते हैं, ये मूवमेंट देखने को मिलता है। मतलब आपका जब बच्चा दूध पीता है तो मिल्क फीडिंग के दौरान भी ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल होता है, हार्मोन्स के रोल पड़ेंगे। तो यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन जो है बहुत जगह पे बॉडी पे आपका किसकी वजह से होता है, बेसिकली आपका उसमें भी किसका रोल होता है, हार्मोन्स का रोल होता है। तो ये मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में, किसी भी एनिमल की बॉडी में जहां पर वो होते हैं, वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के लिए भी कहीं ना कहीं आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर जगह पे नहीं, ठीक है ना, ये भी नहीं कि हर जगह पे, आपका कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो तीसरा रोल मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि तीसरा क्या रोल होता है आपका, क्या फिजियोलॉजिकल रोल होता है किसका, आपका हार्मोन्स का। किस तरह का फिजियोलॉजिकल रोल हार्मोन्स शो करते हैं, ये भी आपको बात पता चले। नेक्स्ट अगर बेसिकली हम बात करें, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, और वो है रिप्रोडक्शन में।
रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी जो होती हैं, अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन में यूं आपका क्या रोल है हार्मोन का, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझो कि रिप्रोडक्शन में तो बहुत बड़ा रोल होता है हार्मोन्स का रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में। ठीक है, देखो जैसे जैसे आपने खुद ही देखा होगा, है ना, जैसे जैसे कोई आपका बच्चा होता है, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, वो 10, 12 साल, 13 साल तक आता है, तो देखा होगा कि मेल हो या फीमेल हो तो उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जिनको सेक्सुअल चेंजेस कहते हैं, जिसके दौरान उसके जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके साइज में आपका क्या होता है, साइज में ग्रोथ होने लगता है, उनमें मैच्योरेशन आने लगता है, कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगते हैं। वो कारण क्या है? उस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस जो हो रही हैं ह्यूमन की बॉडी में, उसके लिए पूरी तरह से आपका हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे आपका, क्योंकि ये हम कॉमनली देखते हैं, कॉमनली पढ़ते भी हैं। जिन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, आपका सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। आपने सुने होंगे बहुत सारे सेक्स हार्मोन्स के बारे में, आपने पढ़ा भी होगा, टेस्टोस्टेरोन्स पढ़े होंगे, ईस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन्स, ये सब हार्मोन जो हैं वो हार्मोन बेसिकली आपका सेक्स हार्मोन कहलाते हैं। क्योंकि ये जो गोनेड्स होते हैं, गोनेड समझते हैं ना आप, है ना, जो रिप्रोडक्शन से तो रिलेटेड है गोनेड्स, जैसे कि टेस्टिस हो गया, है ना, और ओवरीज हो गए, इनके डेवलपमेंट, इनकी मैच्योरेशन, इनका डिफरेंशिएशन, जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस, उन सभी में इन हार्मोन्स का क्या होता है, आपका बड़ा ही रोल होता है। गोनेड्स की डिफरेंशिएशन में, है ना, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उस टाइम पे, मतलब जब सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वहां पर भी इसका रोल देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें आपका जो सेक्स ऑर्गन का मैच्योरेशन होता है, मेच्योर होते हैं ना, वो एक उम्र के बाद मैच्योर होते हैं, तो उसमें भी हार्मोन का रोल होता है, सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, आपका ये देखा होगा आप लोगों ने। और उसके अलावा जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, ये तो आपने बहुत अच्छे से डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टोस्टेरोन का रोल हमने देखा होगा, गैमेटोजेनेसिस में FSH, LH, ये जो हार्मोन्स होते हैं, जो गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं, उनका रोल आपने देखा होगा, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स जो हैं रिप्रोडक्टिव जो भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होती हैं, उनमें बहुत बड़ा रोल होता है। ये तो आप स्पेसिफाई करके रखिए कि आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको पता भी होगा पहले से। ठीक है, कि हार्मोन्स का फिजियोलॉजिकल रोल है ये, आपका गोनेड्स का डेवलपमेंट करना, मैच्योरेशन करना, आपका उनको परिपक्व बनाना, गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करना, ये सब बेसिकली आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में हार्मोन की वजह से हो रहे हैं। और देखो जिनमें हार्मोन्स नहीं निकले अगर ना इस एज में, तो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, और वो इंडिविजुअल ना फर्टाइल नहीं होते, वो स्टेराइल रह जाते हैं। ठीक है, आपका ये भी बहुत आपका कॉमन केस है जो हमें देखने को मिलते हैं। प्रॉपर ग्रोथ या डेवलपमेंट ना होना, और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट ना होने के पीछे वहां पे जो रीजन है, कारण है, वो कारण सिर्फ क्या है आपका, वो कारण यही है कि उनमें प्रॉपर टाइम पे हार्मोन्स का बेसिकली आपका नहीं रिलीज हुआ, इस वजह से ये सारी की सारी चीजें देखने को मिले। ठीक है, उसके अलावा हार्मोन्स के अदर रोल्स की अगर बात करें, तो हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में ना, अगर हम बात करें, आपका डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं, हम ये जानते हैं। तो हार्मोन हमारी बॉडी में दो तरह के रोल या फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो स्टिमुलेटरी नेचर के होते हैं, स्टिमुलेटरी नेचर उनका होता है। स्टिमुलेटरी नेचर होने का मतलब चीजों को स्टिमुलेट करते हैं आपका करवाने के लिए। ठीक है, आपका और दूसरी तरफ बेसिकली आपका जो रोल होता है वो इनहिबिटरी रोल होता है। इनहिबिटरी रोल आपका चीजों को क्या करते हैं, आपका इनहिबिट करते हैं, प्रोसेसेस को होने से रोकते हैं। तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो स्टिमुलेटरी एक्शंस शो करते हैं और जो इनहिबिटरी एक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलेटरी हार्मोन्स में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं चीजों को, जैसे मैंने एक अभी आपको खुद ही बताया, TSS,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम ही उसका स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो किसी थायराइड को कह रहा है कि थायराइड भैया आपका मेरे को भेजा है ऊपर पिट्यूटरी महाशय ने तो आपको स्टिमुलेट करने के लिए, तो उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे इनहिबिटरी नेचर के भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स आपने सुना होगा, या प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर्स आपने सुने होंगे। ग्रोथ हार्मोन, आपका ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स भी होते हैं, सोमैटोस्टैटिन्स, है ना। आपका जैसे हम पढ़ेंगे बाद में सोमैटोस्टैटिन के बारे में। सोमैटोस्टैटिन जो बेसिकली आपका क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रेशन को रोक देते हैं। तो क्या है, मतलब ऐसा होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि इनहिबिटरी हार्मोन है तो वो गलत है, आपका गड़बड़ कर देगा, नहीं नहीं, ऐसा होना जरूरी है। जहां पर हार्मोन ज्यादा निकला उसको ये भी कहना जरूरी है अब थम जा, कम हो जाए, क्योंकि मैंने कल एक पॉइंट आपको लिखा था, हार्मोन्स बहुत ट्रेश अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, और कम अमाउंट में रिलीज होना जरूरी होता है उनको। उस कम अमाउंट एक फिक्स कंसेंट्रेशन में रिलीज होंगे, उससे ज्यादा अगर हुए तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, उससे कम अगर हुए तो भी नुकसानदायक है। इसलिए दोनों तरह के हार्मोन्स का होना हमारे लिए भी जरूरी है। स्टिमुलेटरी कम है तो स्टिमुलेट करो आपका, और ज्यादा हो गया तो इनहिबिट करो। तो दोनों तरह के हम फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ाने वाला हूं मैं, इसके बाद आपको वहां पे ये कहानी समझ आएगी। तो पांचवा रोल आपको ये समझ आना चाहिए कि जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो रिलीज होते हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो स्टिमुलेटरी नेचर के होते हैं या इनहिबिटरी नेचर के होते हैं, ठीक है। और कोई भी हार्मोन हो सकता है जो स्टिमुलेट कर रहा हो दूसरे को, और आपका कोई भी ऐसा हो सकता है जो दूसरे को इनहिबिट भी कर रहा हो। ये जैसे जैसे आगे को पढ़ेंगे ये बात आपको और क्लियर करते हुए चलेंगे, हम जैसे टॉपिक्स में निकलेंगे और क्लियर हो जाएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका अगला रोल मैंने आपको बताया। उसके अलावा सिक्स्थ, अगर मैं फिजियोलॉजिकल रोल की अगर बात करूं कि क्या है, वो है बिहेवियर से रिलेटेड, ठीक है। आप लोगों ने बच्चों अगर याद है मैंने आपको एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ाया होगा। एनिमल बिहेवियर एक टॉपिक आपका, या मैं कहूं कि आपके उसमें सब्जेक्ट था एनिमल बिहेवियर। तो बिहेवियर जो होता है ना किसी भी एनिमल का, वो बिहेवियर के लिए भी आपको याद होना चाहिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे देखो मेल बिहेवियर, जैसे मैं परसों कॉकरेल की बात कर रहा था, मेलनेस होना एक बिहेवियर है। मेल बिहेवियर की क्या खास बात होगी, उसमें हार्मोन्स जब निकलेंगे सेक्स हार्मोन, तो मेल में क्या बिहेवियर डेवलप होगा कि वो फीमेल की ओर को अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। ये किसी का दोष नहीं है कि कोई फीमेल की ओर को अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो दोष उसमें है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक। फीमेल की ओर को अट्रैक्ट होते हैं, कारण उसका हार्मोन है। तो हार्मोन की वजह से ऐसा हो रहा है कि हार्मोन्स ही ऐसे, ये नेचर की एक बनावट है, या नेचर ने इतना ब्यूटीफुली चीजों को डिजाइन किया। अगर खुद सोचो मेल फीमेल की ओर को अट्रैक्टेड ना हो या फीमेल मेल की ओर को अट्रैक्टेड ना हो, तो जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है ना वो नहीं होगा, और ये प्रकृति रुक जाएगी, उसमें जो जीवित प्राणी है वो नहीं बनने वाले। इसीलिए आपका ये सेक्स हार्मोन्स बॉडी में होते हैं जो ये चीज को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है आपका। और दूसरी तरफ आपका दूसरे मेल से एग्रेसिव नेचर या एग्रेशन शो करना, ये एक बिहेवियर, मतलब हर जगह पे ऐसा नहीं होता। तो वो बेसिकली आपका या मैटरनल बिहेवियर या पैटर्नल बिहेवियर, जैसे ना फादर मदर ये सब होते हैं, पेरेंटल केयर करते हैं बच्चों, उसके पीछे भी आपका हार्मोन्स जो अफेक्शन उनका होता है बच्चों के प्रति, जो केयरिंग नेचर होता है उसके पीछे भी हार्मोन का रोल होता है, वो भी हार्मोन डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। तो ये एनिमल्स में जो बिहेवियरल रूल्स आपको दिखते हैं डिफरेंट तरह के, वो बिहेवियर को डेवलप करने के लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका, वो भी हार्मोन की वजह से। अब सभी का अपना एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ा रहे हैं हम, सिर्फ हार्मोन की फिजियोलॉजिकल रोल जो होते हैं वो क्या रोल होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगले रोल की अगर मैं बात करूं तो अगला रोल क्या है, सातवां, वो ये है कि हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस और देखने को मिलती हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी में।
एक प्रोसेस आप लोग बाद में पढ़ोगे जिसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, है ना। जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं वहां पर ये देखने को मिलता है। एक्सक्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस देखने को मिलती है आपका। जैसे रीअब्जॉर्प्शन किसका, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना। इसके अलावा जो आयंस हैं जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन जो बॉडी से एक्सक्रेट हो रहे हैं उनको रीअब्जॉर्ब करना, या दूसरी तरफ उनको एक्सट्रैक्ट करना या फिर एक्सक्रेट करना। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना या एक्सक्रेट करना ही मैं उसको बेसिकली आपका बोलूंगा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना या बेसिकली मैं कहूं आपका एक्सक्रीट करना, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रोल होता है हार्मोन का। हम पढ़ेंगे एडीएच के बारे में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के बारे में, कि कैसे ऐसा रोल करते हैं, एंजियोटेंसिन वगैरह वगैरह सारी चीजें बात करेंगे। रेनिन, है ना, रेनिन वगैरह जो इस प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपका रोल दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमने कहानियां यहाँ पर आपको बता रखी है ना, ये सब चीजें क्या है, दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हॉर्मोन्स। ये मोटा मोटा आपका हमने बता रखा है, ऊपर ऊपर से कहानी को बेसिकली आपका समझा रखा है। जैसे जैसे हम हर इंडिविजुअल आपका हार्मोन को पढ़ेंगे तो उसका रोल आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतने सारे फिजियोलॉजिकल रोल जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की, उन रोल्स को आपने याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ, आपका क्या फिजियोलॉजिकल रोल होते हैं हार्मोन के हमारी बॉडी में, ये आपको वहां पे समझना बेसिकली आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई होप कि आपका इतना जो टॉपिक है वो हो जाएगा। तो अगर आपको याद है जो मैं एंडोक्राइनोलॉजी आपको डील किया था उसमें मैंने दो चीजों की बात की थी, पहला ग्लैंड और दूसरा हार्मोन। तो मैं ग्लैंड क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं, ये भी आपको बता चुका हूँ, और दूसरी तरफ हार्मोन क्या होते हैं, क्या क्या उसकी कहानी है और क्या उसके रोल हमारी बॉडी में होते हैं, क्या वो हमारी बॉडी में करते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इन दोनों चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये टॉपिक, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे बेसिकली आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, जिसको बेसिकली हमने समझना था, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हार्मोन्स और फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हार्मोन मैं आपको बहुत अच्छे से ये बता दिया हूँ। इतने से आपका काम बन जाएगा और इसके नोट्स इसी पैटर्न पे आपको प्रिपेयर कर लेने, तैयार कर लेने। अब जो अगला टॉपिक इसमें है वो है अकरेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। क्या एंडोक्राइन सिस्टम कहां पर और कहां आपको देखने को मिल सकता है ना, कहां कहां देखने को मिल सकता है, इसको भी मैं आपका फटाफट से खत्म कर देता हूं ताकि टॉपिक हमारे ज्यादा ना बचे बाद में। ठीक है, अगर मैं बात करूं अबाउट अकरेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, तो यहाँ अकरेंस मतलब कहां पाए जाते हैं। हमें लगता है कि लोअर एनिमल्स में होते हैं या नहीं होते, ठीक है ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम बच्चों अगर आप देखोगे तो आपको एंडोक्राइन सिस्टम आपका इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट में एंडोक्राइन सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जैसे कि नॉन कॉर्डेट्स हम कहें। दूसरी तरफ जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में भी होते हैं। वर्टिब्रेट में तो डेवलप्ड हो गए, जैसे हम लोग वर्टिब्रेट में आया, हम में तो बहुत डेवलप्ड फॉर्म ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, बहुत हाईली इफिशिएंट होता है। लेकिन जो आपका इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके केस में भी एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ऐसा नहीं कि उनके केस में एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पर जानने वाली बात ये नहीं है, ये तो हम जानते हैं कि हम वर्टिब्रेट है, हमारी केस में है एंडोक्राइन सिस्टम और